नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। आज महिलाओं के बारे में इतिहास का वो काला सच खोला जाएगा जिसे जानने के बाद अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महिलाओं के बारे में बहुत बात होती है, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, मगर हम आज वो बात करेंगे जिस बात को बर्दाश्त करने की ताकत सिर्फ उसके अंदर है जिसके अंदर मनुष्य की आत्मा है। बात बराबर की जंग सीमाओं पर नहीं, औरतों के शरीरों पर लड़ी जाती है ताकि मर्द अपने हार का गुस्सा या जीत का जश्न मना सके। सीमा पर युद्ध रुक जाएंगे, मुल्क आपस में हाथ मिलाएंगे, तेल कोयला मोबाइल मसाला के व्यापार चल पड़ेंगे। रुकी रहेंगी तो औरतें, वे औरतें जो युद्ध में शामिल हुए बिना ही मारी गई। मैं 13 साल की थी जब खेत पर जाते हुए जापानी सैनिकों ने मुझे उठा लिया और लोरी में डालकर मुंह में मोजे ठूस दिए, बदबूदार ग्रीस और कीचड़ से सने हुए। फिर बारी बारी से सबने मेरे साथ रेप किया। कितनों ने नहीं पता। मैं बेहोश हो चुकी थी। होश आया तो जापान के किसी हिस्से में थी, एक लंबे कमरे में जहां लगभग 400 कोरियन लड़कियां भी थी। उसी रात पता चला कि हमें 5000 से ज्यादा जापानी सैनिकों को खुश करना है, यानी एक कोरियन लड़की को रोज 40 से ज्यादा मर्दों का रेप सहना है। चोंग ओके सन का यह बयान साल 1996 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में छपा था। इस रिपोर्ट पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। यह दरअसल शरीर का वो खुला हिस्सा था जिसे छिपाए रखने में ही बेहतरी थी, वरना इंसानियत नंगी हो जाती। बात दूसरे विश्व युद्ध की है। जापान ताकतवर था, उसके लाखों सैनिक जंग लड़ रहे थे। राशन और गोला बारूद तो उनके पास थे, लेकिन शरीर की जरूरत के लिए लड़कियां नहीं थी। तो बेहद ऑर्गेनाइज्ड जापान ने उसके लिए एक तरीका निकाला। वो कुंवारी कोरियन, चीनी, फिलिपीनी लड़कियों को पकड़ता और अपने कंफर्ट स्टेशंस में कैद कर लेता। कंफर्ट स्टेशंस उस जगह का नाम है जहां लड़कियां सेक्स स्लेव की तरह रखी जाती थी। माना जाता है कि जापानी सेना ने चीन, कोरिया समेत कब्जाए गए इलाकों में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को सैनिकों की हवस मिटाने के लिए गुलाम बनाया था। कच्ची उम्र की एक बच्ची रोज 40 से 50 पके हुए सैनिकों को सर्व करती। जो विरोध करती उसका गैंग रेप सबक की तरह सारी लड़कियों के सामने होता और फिर बंदूक की नोक पर मार मार कर ही उसकी जान ले ली जाती। गोली से नहीं, क्योंकि सैनिक गुलाम लड़कियों पर गोली भी खर्च नहीं करना चाहते थे। लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो उसके लिए एक तगड़ा बंदोबस्त था। हर हफ्ते उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता था। नंबर 606 नाम की इस इंजेक्शन में ऐसा केमिकल होता था जो नसों में घुसकर प्रेगनेंसी को रोकता था या एबॉर्शन हो जाता था। दवा के ढेरों साइड इफेक्ट्स थे। लड़कियों की भूख मर जाती थी, 24 घंटे सिर दर्द रहता था, पेट में ऐंठन होती और अंदरूनी अंगों से खून रिश्ता था। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। जरूरी ये था कि वे प्रेग्नेंट हुए बिना ही सैनिकों की भूख मिटाती रहे। पहले ऊंची रैंक के अफसर रेप क्या करते थे, फिर पुरानी होने के बाद लड़कियों को नीचे की रैंक के सैनिकों के पास छोड़ा जाने लगा। लेकिन एक बात कॉमन थी, रोज 50 मर्दों की भूख मिटाने वाली किसी लड़की को यौन बीमारी हो जाए तो वो रातों रात गायब हो जाती थी। युद्ध के दौरान ये औरतों की वो कहानी है जो कभी कहीं नहीं जाएंगी या कहीं जाएंगी तो खुसफुसाकर जैसे किसी शर्म को ढका जा रहा हो। जंग में मिट्टी के बाद जिसे सबसे ज्यादा रौंदा कुचला गया है वो है औरत। विश्व युद्ध के अलावा छिटपुट लड़ाइयों में भी औरतें यौन गुलाम बनती रही हैं। 7-8 साल की बच्चियां जिनके गुदगुदे गाल देखकर प्यार करने को दिल चाहता है, उन बच्चियों को ड्रग्स दिए गए ताकि उनकी देह भर जाए और वे सैनिकों को औरत की तरह सुख दे सकें। वियतनाम युद्ध में ताकतवर अमेरिकी आर्मी के जाने के बाद देश में बेबी बूम हुआ। एक साथ 50,000 बच्चे जन्मे, जिनमें बहुत अपाहिज थे। बहुतरों के नाबालिग माओं ने उन यादों से नफरत के चलते जन्म देते ही शिशुओं को सड़क पर फेंक दिया। इन बच्चों को वियतनामी में बोई दुई यानी डार्ट ऑफ लाइफ कहा गया। ये वो बच्चे थे जिन्हें उनकी माएं कलेजे से लगाते हुए डरती थी। साल 2018 में कांगो के पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट डेनिस मुकवेज को नोबेल पुरस्कार मिला उन औरतों का वेजाइना रिपेयर करने के लिए जो युद्ध में सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल हुई थी। एक सवाल ये भी उठता है कि सर्जरी करने वाले को नोबेल जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की बजाय क्या उन स्त्रियों पर दया नहीं करनी चाहिए जो युद्ध के बाद की तकलीफ से जूझ रही थी? क्या वेजाइना रिपेयरिंग की बजाय कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी
जो औरतों की चिथड़ी आत्मा को सील सके। किसी ने हमें बताया, किसी लड़की के पास यूक्रेन से एक कॉल आया। एक लड़की बता रही थी उसके आसपास के तमाम दुकानों में सैनिटरी पैड्स का स्टॉक खत्म हो चुका है। 23 साल की लड़की को 30 साल पीछे जाकर कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बात सुनने में मामूली है, लेकिन ये युद्ध की शुरुआत है। वो युद्ध जो सीमाओं के साथ साथ औरतों के शरीरों पर लड़ा जाएगा। सीमाओं पर युद्ध रुक जाएंगे, मुल्क आपस में हाथ मिलाएंगे, तेल, कोयला, मोबाइल, मसाला के व्यापार चल पड़ेंगे। रुकी रहेंगी तो औरतें, वे औरतें जो युद्ध में शामिल हुए बिना ही मारी गई। क्या आपको पता है भारत में महिलाएं क्यों जोहर किया करती थी? विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में आक्रमण करते थे, किले जीत जाते थे, पुरुषों को मार देते थे, उस समय पर उनकी महिलाएं विधवा हो जाती थी, बच्चे अनाथ हो जाते थे। जीते हुए राजा और सैनिक महिलाओं को सेक्स स्लेव की तरह यूज करते थे। उसके बाद उनको बाहर भी बेच दिया करते थे। लेकिन हमारे देश की लाखों पद्मिनियों में अपने जिंदे शरीर की पवित्रता को बचाने के साथ साथ मुर्दे शरीर की पवित्रता को बचाने की कला थी। इसलिए वे अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। कोई दासियां भी नहीं बचती थी। यहाँ तक 13 साल की नई नवेली लड़की भी जोहर कर लिया करती थी ताकि वे भेड़ियों की शिकार ना बने। उन पद्मिनियों को ऐसा लगा कि जोहर करके अपने शरीर को भस्म कर देना चाहिए ताकि उनके मृत शरीर के साथ भी कोई दुष्कर्म कर ना सके। दोस्तों, ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, विदेशी आक्रमणकारी और सैनिक महिलाओं की लाश के साथ भी दुष्कर्म किया करते थे। उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय राजा ऐसा कभी नहीं करते थे। भारतीय राजा युद्ध जीतने के बाद भी, दुश्मनों को मारने के बाद भी उनकी महिलाओं को ससम्मान वापस भेज दिया करते थे। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज का। एक जंग में जीत हासिल करने के बाद शत्रु पक्ष की एक नौजवान महिला को उनके सैनिकों ने बंदी बनाकर शिवाजी महाराज के सामने पेश किया। जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर मेरी माँ तुम्हारी तरह सुंदर होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। इतना कहकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सम्मान के साथ उस नौजवान महिला को अपने राज्य में वापस भेज दिया। यही है भारत की संस्कृति की महानता। इसलिए हम बार बार पुरुषों को दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक पढ़कर संयमी बनने को सजेस्ट करते हैं। अगर पुरुष संयमी बनेंगे तो महान बनेंगे। युद्ध के बाद भी महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। कई लोगों ने प्रश्न किया है, आप जिस किताब का उदाहरण देते हैं और प्रमोट करते हैं, उस किताब को लिखने वाले जेल में बंद पड़े हैं। आपका क्या कहना है? इस विषय में हम अपनी राय रखना चाहते हैं। जिनके सानिध्य में आने के बाद करोड़ों लोग ब्रह्मचर्य के महत्व को समझ रहे हों और ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण कर रहे हों, जिनके सानिध्य में आने के बाद गृहस्थी भी 20-20 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हों, भला ऐसा व्यक्ति इस तरह का अपराध कैसे कर सकता है? हम इस बात को कभी नहीं मान सकते कि उन्होंने कुछ ऐसा अपराध किया हो। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इनका नाम है चंदी राम। इनकी 2 पत्नियां थी। दोनों पत्नियों का देहांत हो चुका था। इनकी उम्र हो चुकी थी 55 साल। उसके बाद भी उनके अंदर काम वासना इतनी तेज थी कि कामातुर होकर के एक 18 साल की लड़की से शादी करने को निकल पड़े। मगर होता है एक चमत्कार, इनके ऊपर पड़ती है एक संत की नजर। उनकी नजर पड़ने के बाद इनकी सारी वासना उपासना में बदल जाती है और ये साधु बन जाते हैं और इनका नाम हो जाता है महंत चंदीराम। 55 साल की उम्र में ऐसे कामुक चंदीराम को महंत चंदीराम बनाने वाले संत कभी कोई अपराध नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए नारी तू नारायणी जैसी पुस्तक का प्रचार करने वाले संत कभी कोई अपराध नहीं कर सकते। अब समय आ गया है, हमें स्वतंत्र होकर के सोचना है, अपनी बुद्धि से सोचना है। कहीं कोई हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहा है कि हम दिव्य प्रेरणा प्रकाश जैसी किताब पढ़कर महान ना बने। अत्यधिक अश्लीलता का प्रचार करके कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहा है ताकि महिलाएं नारी तो नारायणी पुस्तक पढ़ ना सकें, अपनी आत्मरक्षा ना कर सकें, महान ना बन सकें। इसलिए हम सबको आज ही सावधान होते हुए महिलाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए
समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिव्य प्रेरणा प्रकाश और नारी तो नारायणी जैसे पुस्तक स्वयं पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। पुस्तक को प्राप्त करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।